मुझे तो अपने आसपास के एम्स चाहिए थी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि टीएनसी से सीरीज ले ले, उसकी वजह से तुझे यहाँ नजदीक में कहीं पे भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने टीएनसी सीरीज ले ली। टीएनसी की वजह से मुझे आज मेरे नजदीक में एम्स मिल गई है। टेक्निक थे ना पूछने वाला, वो बहुत मस्त अच्छा था कि कैसे एमसीक्यू निकाले जाते थे जो हमने कभी देखे ही नहीं थे, वो टीएनसी में देखते थे हमने पहली बार कि नहीं ऐसे भी एमसीक्यू आते थे। और वही एमसीक्यू जो हमने एम्स एम्स देने जाते हैं वही सामने से ऐसा एमसीक्यू दिखता है सर, ऐसा डायरेक्ट एमसीक्यू हमें एम्स में दिखते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ भोजन पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से इस टॉपर्स वाले इंटरव्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत और मैं करता हूं। आज हमारे साथ है एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स जिन्होंने सिंगल डिजिट वाली रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं ऑल इंडिया रैंक 5 काजल पोरिया जी को। नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आपने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और ये चेहरे पे खुशी नजर आ रही है कि हाँ, आज काजल ने जो करके दिखाया है वो बहुत ही बड़ा जबरदस्त शानदार रैंक हासिल करके दिखाया है। तो इसके लिए आपके पूरे के पूरे परिवार को और पूरे के पूरे जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सारे को सारे लोगों को टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं कि जो टीएनसी के साथ मिलकर जो आपने ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है, इसके लिए किस प्रकार से आपने मेहनत की है, क्या स्ट्रेटजी रही है और किस प्रकार से इतना बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है, वो सारा डिटेल्स आज हम लोग आपसे जानने वाले हैं। आपके संघर्ष की कहानी, साथ ही साथ क्या संघर्ष में किस प्रकार की स्ट्रेटजी आपने बनाई है और बहुत सारे चीजें आज आपके जो बच्चों के मन में सवाल चल रहे हैं कि टॉपर से पूछे जाए, तो वो सारे सवाल मैं आज आपसे लगातार आपकी अदालत में पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो करने वाले हैं वो आपके अपने इंट्रोडक्शन से करेंगे। ओके सर। माई सेल्फ काजल पोरिया फ्रॉम कोडिनार गुजरात से हूँ सर। मैंने बीएससी नर्सिंग भावनगर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से किया है। मैंने लास्ट 2023 में ही मैंने पास आउट किया है। और मैंने तब से तैयारी कर रही हूँ। ये 906 में भी मैंने एग्जाम दी थी, तब मेरा पीछे रैंक आया था, उसी की वजह से मुझे एम्स भुवनेश्वर मिला है और मुझे अपने ओके, नजदीक में जाना था। बहुत ही बढ़िया। आप गुजरात से आते हैं और गुजरात में आपने रहकर मेहनत की और पिछले 9 सेट भी आपने दिया था, लेकिन उस पिछले 9 सेट में इतना कुछ बड़ा कमाल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार आपने सोचा कि यार कुछ तो बड़ा करना है और पिछले 9 सेट में आपने अच्छी रैंक नहीं आई तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिला। क्या आपने एम्स भुवनेश्वर ज्वाइन कर रखा है? हाँ सर, मैंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, आपने एम्स भुवनेश्वर ज्वाइन कर रखा है और इस बार आपने घर के नजदीक जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था कि हाँ भाई, इस बार एम्स राजकोट में मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा किस्मत कहीं ना कहीं खराब है कि इस बार राजकोट एम्स ने धोखा दिया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रैंकर्स वाले बनने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार इससे और अच्छी रैंक लेके आएंगे और गुजरात की ओर तरफ मूव करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहूंगा कि आप इस 9 सेट के लिए, जो इस बार आप 9 सेट दे रही है या पिछले 9 सेट के लिए, आपने कब से प्लान बना लिया? जैसे आपने बताया कि मैंने मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया, तो आपके दिमाग में कब से आने लग गया था कि यार मुझे 9 सेट क्लियर करना है या मुझे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाना था? तो ये प्लानिंग कब से शुरू हो गई थी, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी आपने? सर मैं लास्ट बीएससी के फोर्थ ईयर में थी, तभी से मुझे लगता था कि अब मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तब से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी। जब मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया फिर मैंने सोचा कि अब तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दूंगी। फिर से मैंने कर लिया कि आज से मैं नोट्स की प्रिपरेशन करूंगी, तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, आपने फोर्थ ईयर से ही प्लानिंग बना ली कि भैया अब मुझे थोड़ा थोड़ा तैयारी कर देना चाहिए, धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और वहां से आपने स्टार्टिंग की और पहला 9 सेट अटेम्प्ट किया, आपको एम्स भुवनेश्वर मिल गया। अब आप एम्स भुवनेश्वर, थोड़ा गुजरात वालों के लिए थोड़ा सेटल होना बड़ा मुश्किल है भाई। ये खामना ढोकला बहुत मुश्किल है। और ये नवरात्रि वाला पर्व, थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे नवरात्रि आई तो डांडिया चाहिए, अब डांडिया तो भुवनेश्वर में मिलेगा नहीं। तो वहां पे आपने सोचा कि भैया वापस जाना तो गुजरात ही है, तब आपने तैयारी करने की प्लानिंग बनाई।
तो क्या तैयारी आपने, किस प्रकार से रणनीति बनाई, क्या स्ट्रेटजी बनाई? वापस घर जाना है तो किस प्रकार से तैयारी चाहिए? सर मैंने नोटस 6 में मुझे भुवनेश्वर मिल गया। तो उसके बाद मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, कि मुझे तो अपने आसपास के एम्स चाहिए थी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि पीएनसी से सीरीज ले ले, उसकी वजह से तुझे यहाँ नजदीक में कहीं पे भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने पीएनसी सीरीज ले ली, पीएनसी की वजह से मुझे आज मेरे नजदीक में एम्स मिल गई है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। गुजरात नहीं तो नजदीक तो चले गए, भुवनेश्वर से तो नजदीक चले गए हाँ। भैया। डांडिया एकदम बिल्कुल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान में डांडिया प्रोग्राम चलता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100% वहां पे आपको जोधपुर में ये पर्व मनाने को मिल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है आपको। कहीं ना कहीं भुवनेश्वर से जरूर जरूर नाता छूटने वाला है। बहुत ही जबरदस्त। अब आपके दोस्त ने आपको सजेस्ट किया था कि भैया घर के नजदीक जाना है तो रैंक लानी पड़ेगी, और रैंक लानी है तो टीएनसी के साथ जाना पड़ेगा। टीएनसी का कौन सा प्लान आपने ज्वाइन किया था? तो टीएनसी का मैंने कॉम्बाइन वाला प्लान किया था, एडवांस सीरीज प्लस जो टीएनसी की एमसीक्यू सीरीज है वो लिया था मैंने। ओके, बिल्कुल आपने कॉम्बो प्लान को ज्वाइन किया था, जिसमें वीडियो एमसीक्यू बेच और टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको लगातार एडवांस सीरीज के साथ साथ बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली मिल रही थी, उसको आपने ज्वाइन किया। अब मैं आपको कुछ चीजें पूछना चाहता हूं और ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपका थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि टॉपर्स है भैया। टॉपर्स बनने पे खुशी तो होती है, लेकिन ये इंटरव्यू में जरूर पनिशमेंट देता हूँ कि थोड़ा लंबा इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि टॉपर से हर बच्चा सुनना चाहता है कि हाँ भाई टॉपर्स किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं, सारी स्ट्रेटजी जानने वाला हूँ। आप जब टीएनसी के साथ कंटिन्यूअसली लगातार मेहनत कर रहे थे, पहली बार टीएनसी में आपने कदम रखा कि यार मुझे रैंकर्स बनना है, टीएनसी के साथ चलना पड़ेगा, तो आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया कि भाई आप कॉम्बो प्लान ज्वाइन कर लो और आगे कंटिन्यूअसली करो। आपने वीडियो एमसीक्यू बेस देखा तो कैसा लगा वीडियो एमसीक्यू बेच? सर मीडियम की वेब से बहुत अच्छा हुआ था, उससे मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला है कि कैसे कौन कौन सी इमेज पूछ सकते हैं, कि कोई भी इमेज हमारी गलत नहीं पड़ेगी। इस बार नोट सेल में काफी ज्यादा इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन हुए थे, उससे हमें ज्यादा तक बेनिफिट मिला है। ओके, अब थोड़ा सा टेस्ट सीरीज पे आ जाता हूँ। टेस्ट सीरीज में पहला एग्जाम आपने दिया था, कौन सी रैंक आई थी आपकी फर्स्ट? होता है ना कि टीएनसी में पहले कदम रखने पर सबको पसीने आते हैं, लेकिन जब आदत हो जाती है तो मजा आता है। तो सबसे पहले कौन सी रैंक आई थी आपकी टीएनसी में? तो टेन से पहले तो मेरा बहुत पीछे रैंक आई थी, शायद 10,000 समथिंग आया था मेरा rank। ओके, पहली बार में शुरुआत ही 10,000 से हो रही है, तो फिर धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट किया? आपको जैसे आज बच्चे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आपने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया? तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज देना चालू किया, दिन में मैं 4 से 5 टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज देती रही। उससे मेरा एमसीक्यू की प्रैक्टिस बढ़ती रही और माइनस मार्क पर कंट्रोल होता रहा, इसी वजह से मेरा रैंक आगे आता रहा। ओके, धीरे धीरे आपने माइनस मार्किंग पे कंट्रोल करना शुरू किया और धीरे धीरे प्रैक्टिस को परफेक्टनेस के अंदर कन्वर्ट करते गए। रोजाना टेस्ट हमेशा आप लगातार देते गए। अब थोड़ी बात आ जाती है कि ड्यूटी है, भुवनेश्वर की ड्यूटी थोड़ी सी टफ ड्यूटी है, मुझे पता है कि वहां पे स्ट्रिक्टनेस के साथ में, क्योंकि एम्स पटना में जो यहाँ पे क्या कि वो एक पेशेंट आईपीडी का रेशियो देखा जाता है, जहाँ पे काम होता है तो वहां पे जो बहुत ज्यादा काम होता है, तो वार्ड के अंदर आपको काम करना पड़ता था। और उस वार्ड में काम करने के बाद आपको आके टेस्ट भी देना है, वीडियो एमसीक्यू बेच भी देखना है, थ्योरी रिवीजन भी करना है। तो कैसे मैनेज करते थे इतना सारा काम, कैसे हो पाता था? तो वो साथ साथ में करना ही पड़ता था, क्योंकि मुझे गुजरात के नजदीक आना था। ओके तो भैया, सीधी सी बात है, इसका जवाब तो मैं ही देता हूँ। दिल में अगर जुनून हो और जोश हो और घर जाने का दर्द हो, और तो भैया ऑटोमेटिक आपको भागना पड़ता है। और वो भाग हम भाग वाली जिंदगी में भी समय निकालना पड़ता है। और वही आपने किया था कि भैया कैसा भी कुछ भी हो, मुझे जाना है घर के नजदीक, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत आपने किया। और उसका प्रतिफल है कि आप ऑल इंडिया रैंक 5 है। हाँ, इस बार गुजरात भले ही नहीं रहा हो, लेकिन नियर बाई एम्स आपके लिए बाहें फैला के खड़ा है कि जल्दी से जल्दी आप आ जाइए और ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ और चीजें जानने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। माइनस मार्किंग सबसे बड़ा बच्चों का सबसे बड़ी वीकेस्ट पॉइंट रहता है। हर बच्चा, बहुत इस बार भी जो बच्चे सबसे ज्यादा फेलियर हुए ना, वो फेलियर इस बार नहीं, मैं हर बार की बात करूं, हर बार बच्चा फेल होता है तो एक चीज को जरूर दोष देता है, यार माइनस मार्किंग सर, माइनस मार्किंग खा गई सर, माइनस मार्किंग। तो आपने कैसे कंट्रोल किया?
सर पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था टेस्ट सीरीज देने में, तभी मेरा भी बहुत माइनस मार्किंग हो रहा था। पर जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब आपका माइनस मार्किंग ज्यादा, तो कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाएगा। पर आपको पता चल जाएगा कब यही आंसर आने वाला है, ऐसा वो हमें कॉन्फिडेंट आ जाता है कि यही एमसीक्यू का आंसर होगा। और माइनस मार्क पर माइनस वो होता है, वो बहुत कंट्रोल आ जाता है उसमें। ओके, सीधा सीधा जवाब आपने दिया है कि सर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंट्रोल रहेगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, और थोड़े दिनों में पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका आंसर यही होने वाला है। एक माइंड उसी तरह से आंसर की तरफ ही भागता है, फिर उधर उधर नहीं भागता है, सीधा आंसर की तरफ ही भागता है, और वहीं से आपको आंसर लेके आता है। अब मैं एक चीज और, आप घर से दूर थी, और इस बार राजकोट एम्स भी नहीं था, तो इस बार एग्जाम देने से पहले आपको नहीं लगा कि यार वैसे भी राजकोट एम्स तो है ही नहीं, छोड़ो ना चिंता, पेपर दें या नहीं दें, या ऐसे ही मजाक मजाक में गए और पेपर दे के आ गए? नहीं सर, ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे राजकोट नहीं तो उसके नजीक नजदीक तो जाना ही था, कि गुजरात के आसपास के एम्स भी वो नजदीक ही है तो फिर भी वो अच्छा ही है ना, इसीलिए। ओके भाई भाई राजकोट नहीं हुआ तो क्या हुआ, नजदीक तो जाना ही, और सीरियसनेस के साथ आपने पेपर को अटेम्प्ट किया। मन में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो टॉपर्स बनते हैं उनको पहले से कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा टीएनसी के अंदर अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, उनको डर नहीं लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही था कि आपको डर लगा या नहीं? पर पहली बार से तो थोड़ा कम लगा था, पर डर तो लगता ही है कि क्या माइनस मार्किंग होगी, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा रिजल्ट, सब कुछ लगता ही है डर तो। ओके, डर तो भैया मैं भी एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे भी लगेगा, और हर बच्चे को लगता है ये बिल्कुल। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एग्जाम से पहले मुझे ही डर लग रहा है, मुझे ही डर लग रहा है, ऐसा नहीं है। टॉपर्स को भी डर लग रहा है। प्रीलिम्स का पेपर हुआ, तो प्रीलिम्स आपने अटेम्प्ट किया था, कितने क्वेश्चंस आपने वहां पे अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन सही हो गए और कितने क्वेश्चन गलत हो गए? सर प्रीलिम्स में मैंने 84 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 69 राइट हुए थे और 15 गलत हुए थे। 69 राइट हुए थे और 15 उसमें से गलत हुए थे, और उसके बाद आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। अब मैं थोड़ा सा मेंस से भी आना चाहता हूँ, मेंस के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मेंस के मैंने 147 अटेम्प्ट किए थे सर, उसमें ओके। मेरे 126 राइट है। और ओके, वन 147 अटेम्प्ट किए थे और 127 आपके राइट थे, बाकी वाले जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो आपके गलत हुए थे। हाँ जी सर। बहुत ही अच्छा, इस बार भी माइनस मार्किंग आपने अच्छा कंट्रोल किया है। अब मैं थोड़ा सा टीएनसी के पास आना चाहता हूँ, टीएनसी में जो आपने लगातार टेस्ट देते थे, क्या आप रोजाना टेस्ट दे रहे थे, या एक छोड़ दिया, आज छोड़ दिया कल दे देंगे, परसों छोड़ दिया फिर दे देंगे? कौन सी रणनीति, रोजाना टेस्ट देने वाली या फिर छोड़ के वापस ज्वाइन करने वाली? सर रोजाना देते ही रहती थी, कभी छूट जाता तो दूसरे दिन दे ही देती थी, पर रोजाना देते ही करती थी। ओके, रोजाना आप टेस्ट देते ही थे, और देना जरूरी भी था, और उसी का परिणाम है ऑल इंडिया रैंक 5। अब बात करते हैं कि जो मिस्टेक बुक, जो गलतियां होती थी, मान लो कि पेपर में 100% तो किसी का हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो गलतियां होती थी, तो उन गलतियों को सुधारने का क्या काम करते थे? गलतियों को सुधारने के लिए सर वही जो एमसीक्यू हमारा गलत होता है, उसी को हमें राइट डाउन कर लेना चाहिए। फिर उसी को हमें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए कि ये गलत क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ, फिर उसी को ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए। और जो गलत होगा उसकी भी एक बुक बना देनी चाहिए। ओके गुड, मतलब कहने का मतलब है कि गलत जो हो रहा है उसको लिखना चाहिए, उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसको बार बार देखते रहना चाहिए। ये आपका एक बहुत ही अच्छा सजेशन रहा है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो कि थोड़ा सा बहुत ही आपकी अदालत में बहुत ही भारी वाला क्वेश्चन आपके सामने है। दो चीजें आपके सामने है, जैसे कोई बच्चा है जिसने अभी कोचिंग कर ली है, या कहीं से अपनी अच्छी थ्योरी पढ़ ली है, अब मैं उससे पूछूं कि भाई तुम्हें, अब मैं टॉपर से ही पूछ लेता हूं कि भैया उसको क्या करना चाहिए, ज्यादा थ्योरी में उलझ के रह जाना चाहिए या उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर एग्जाम के लिए थियरी इम्पोर्टेंट है, पर थियरी से भी ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए। थियरी एक बेसिक लेवल तक आनी ही चाहिए, पर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके साथ ही हमें एमसीक्यू में एक्यूरेसी आएगी फिर। ओके, बिल्कुल आपने एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली है, थ्योरी जरूरी है, लेकिन एक बार पढ़ लो, उसके बाद ज्यादा एमसीक्यू ज्यादा जरूरी है। बहुत ही हाँ सटीक सर। और बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया आपने, बिल्कुल।
बिल्कुल तोल के आंसर दिया है कि बच्चे को किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास एक थर्ड ईयर का बच्चा या सेकेंड ईयर का बच्चा आ जाए और पूछे, काजल जी हमें ये बताइए, हम आपकी तरफ से आने वाले नौ सेट, जो नेक्स्ट नौ सेट है, चाहे वो 8 है या चाहे 9 है या जो 10 है, उसके अंदर हम एक बढ़िया सी रैंक लाना चाहते हैं, 5वीं रैंक लेना चाहते हैं, तो आप उसको क्या गाइडलाइन देगी, कैसे पढ़ना चाहिए बेटा, पहले तू ये पढ़ ले, फिर ये पढ़ ले, फिर ये पढ़ ले, कैसे गाइडलाइन, आप क्या, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बताना चाहेगी? मैं तो ऐसा ही बोलूंगी सर कि पहले कोई भी थियरी कर लेना चाहिए। जो थियरी है उसमें से जो टॉपिक है उसके टॉपिक के सारे एमसीक्यू कवर कर देने चाहिए। जितना भी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा वही से हमारी एक्यूरेसी आएगी आंसर में। जितना जितना टॉपिक हमने किया उसमें से जो भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो सब एमसीक्यू पहले कर देना है। ऐसे ही सारे ओके। सब्जेक्ट को ऐसे ही कवर करना है। ओके, बिल्कुल, एक आपने बहुत ही जबरदस्त जवाब दे रही है आप, बहुत ही शानदार, मुझे बहुत ही आपकी स्ट्रेटजी है ना बहुत शानदार लग रही है कि सबसे पहले आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आप निकाल दोगे तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, और वो टीएनसी हमेशा टॉपिक वाइज टेस्ट लेके आती है और वो लगातार आपको कंप्लीट करवाती है। टीएनसी के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या लगती थी कि हाँ यार, ये देखने के बाद मुझे सुकून आता, मुझे मजा आता था, क्या चीज अच्छी लगती थी? सर उसके जो एमसीक्यूज के जो वो टेक्निक थे ना पूछने वाला वो बहुत मस्त अच्छा था कि कैसे एमसीक्यू निकाले जाते थे जो हमने कभी देखे ही नहीं थे वो टीएनसी में देखते थे हमने पहली बार कि नहीं ऐसे भी एमसीक्यू आते थे। और वही एमसीक्यू जो हमने एम्स एम्स देने जाते हैं वही सामने से ऐसा एमसीक्यू दिखता है सर। ऐसा डायरेक्ट एमसीक्यू हमें एम्स में दिखते हैं एग्जाम में। ओके, बिल्कुल, जो बुक्स में किताबों में कहीं नहीं दिखते थे वो टीएनसी लेके आती थी, और जो टीएनसी में दिखते थे वही एम्स में दिखते थे। तो ये बहुत ही बड़ी बात बोल दी है और बहुत ही शानदार बात बोली है। आज बच्चे ये भी शक कर रहे होंगे कि टीएनसी वालों ने तो पेपर नहीं बना दिया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ भैया, पेपर मैंने नहीं बनाया है, पेपर एम्स वालों ने बनाया है, लेकिन उनके माइंड के क्वेश्चन जरूर हमें पता होते हैं कि हाँ किस प्रकार का पेपर सेटअप हो सकता है, किस प्रकार से वो कहाँ तक, कौन से एग्जामिनर कहाँ तक पहुंच सकता है, तो वो सारी चीजें हमें पता लगती है, तो उसी के बेस पे हम लोग मेहनत करते हैं, पेपर क्रिएट करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस प्रकार से पेपर आए। अब मैं सबसे बेस्ट रैंक पूछना चाह रहा हूँ, टीएनसी में आपकी एवरेज कौन सी रैंक आती थी और सबसे बेस्ट रैंक कौन सी आई? सर मेरी बेस्ट रैंक एक बार 26 आई थी और एवरेज कभी कभी 100 तब कभी कभी 200 कभी कभी 500 ऐसे ही आती थी। ओके, कहने का मतलब है कि एक बार ही टॉप 30 में आए, उसके अलावा हमेशा 100 के करीब रहते थे, कभी 200, कभी 100, कभी 200, कभी 100, और हमेशा अंडर 500 ही रहे हैं। ये आपका स्कोर कार्ड रहा है। बहुत ही जबरदस्त बात है और बहुत ही शानदार, बहुत ही, मुझे ये सब चीजें जान के बहुत ही खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब बच्चा एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, बच्चा ये पूछता है कि सर, टॉपर से ये पूछा जाए कि जो 24 आवर्स है ना, वो हमसे मैनेज नहीं होते, ये हमारे पास, हम लोग मैनेज ही नहीं कर पाते, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उलझ के रह जाते हैं, तो टॉपर्स से बताएं कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सर वो दिन में जो इतने आवर्स होते हैं इतने आवर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि आजने इतने आवर्स तक हम थियरी करेंगे उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे प्रैक्टिस करेंगे ऐसा कुछ करना चाहिए कि अब थियरी पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि इतने आवर्स तक हम थियरी करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्टडी करेंगे, इतने घंटे हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इतने घंटे एमसीक्यू देखने वाले हैं, इतने घंटे प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे चलेंगे तो हमारा एक बेटर हो पाएगा। अब मैं थोड़ा सा, जो वीडियो एमसीक्यू का कंटेंट जो हमने फ्री भी दे रखा है, हमने वीडियो एमसीक्यू बेच में तो करवा रखा है, लेकिन हमने एक फ्री कंटेंट दिया है बहुत सारे बच्चों को, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने पूरी एडवांस सीरीज वहां पे उसको नाम दिया है, और कैसी लगी, आपने देखा है या नहीं? हाँ सर मैंने देखा है ना उसमें से 1400 का ईसीजी है। वो तो मैंने पूरा देखा है। मैंने काफी लेक्चर देखे हैं जो वो सौंदर्य वगैरह जो मौसबी के जो 800 वाला इंस्टीट्यूट करवाया है वो सब मैंने देखा है। ओके, मतलब आपने जितने भी टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू बेच है, और एक भी एमसीक्यू जो छोड़ा नहीं है, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो एमसीक्यू बेच में हो, चाहे टेस्ट सीरीज में हो, आपने सारे टेस्ट दिए ही दिए और हर जगह से एमसीक्यू टीएनसी का निकाला है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे इस समय, जैसे यूट्यूब की दुनिया बहुत ही बड़ी लंबी दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, तो टॉपर्स कितने घंटे सोशल मीडिया पे देता था?
सर वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने घंटे देने चाहिए, मीन्स हमारे पर कंट्रोल होना चाहिए कि हम इतने आवर्स तक पढ़ सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए हमें सोशल मीडिया का यूज कर लेना चाहिए ताकि बोर ना हो पाए। मैं वो आपने बिल्कुल सही बोला कि थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है, रील्स का जमाना। एक रील्स आ गई ना तो भैया रुकने का नाम नहीं लेती। एक रील्स के बाद जब वो हाथ इस तरीके से चलता है तो इसी तरीके से चलता है, और इस तरीके से चलना चालू हुआ तो इसी तरीके से चलता है। दोनों तरीके से जब वो स्क्रॉल होते हैं तो रुकता नहीं है। वो कंट्रोल कैसे करें? टॉपर्स कितने घंटे, ये होता है ना कि बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि हम मैं रील चलाता हूँ, मेरा टाइम में यहाँ चला जाता है। क्या टॉपर्स भी रील चलाता था और कितने घंटे अपने सोशल मीडिया में लगाता था? सर वो टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम पे हम देखेंगे, उसके बाद हम बंद ही कर देना चाहिए, ऐसा टाइम मैनेजमेंट कर देना चाहिए कि इतना आधा घंटा हम ये सोशल मीडिया यूज करेंगे फिर बंद ही कर देना चाहिए, ऐसा कंट्रोल होना चाहिए फिर ही होगा, वरना तो हम फिर रोल भी करते रहेंगे। ओके, गुड। एक चीज और जानना चाहता हूँ और बहुत ही जबरदस्त, क्या आपको ऐसा लग रहा था पेपर देने के बाद कि यार मेरी रैंक ऑल इंडिया 5 आ जाएगी, या 500 के अंदर तो हमेशा चल रहे थे, टीएनसी में रोजाना लग रहा था कि हाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगा था कि यार इस बार 5 का आंकड़ा छू जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा था इस। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस बार 5 रैंक भी आ जाएगी, लेकिन टीएनसी के साथ मेहनत कर रहे तो 100%, टीएनसी की तरफ से आपको रिपोर्ट कार्ड 100% आया होगा, और उसमें बताया गया होगा कि हाँ इस बार रैंकर्स बनने वाले हैं, क्योंकि डाटा एनालिसिस के बेस पे आपको रिपोर्ट कार्ड गया था और आपको बिल्कुल हर चीज बताई गई थी कि इस बार एक बहुत ही बड़ी रैंक लेके आने वाला है। तो रिजल्ट आया था। पहली बात तो इस बार रिजल्ट थोड़ा लेट आया है, और रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने देखा, आपने या आपकी सहेली ने? सर मैंने ही देखा था पहले अपना रिजल्ट। ओके। कैसा रिएक्शन था कि यार पीडीएफ खोल के सबसे पहले देखा, कहीं सीरियल नंबर तो 5 नहीं है? नहीं सर, मैंने अपने जो रोल नंबर 3 बार डाल के देखा कि मेरा ही है ना ये रोल। ओके। फिर जब ऑल इंडिया रैंक 5 दिखा तो खुद पे भरोसा हुआ क्या कि हाँ हाँ यार मेरा ही है? हाँ सर, बाद में तो हो ही जाएगा ना, ये रोल नंबर ही मेरा था इसलिए। ओके, पहले तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, बाद में 3 बार चेक करने के बाद कंफर्मेशन आ गया कि इस बार ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार चीज। अब मैं आपसे बुक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, कौन कौन सी बुक्स टॉपर्स अपने इस जर्नी के साथ में रखता था कि हाँ ये बुक्स मैंने फॉलो की है? सर बुक्स तो मेरे तो सुंदर मोसबी है, पीआर यादव है, वो सब बुक मैंने हमें प्रिफर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जो अमूमन टीएनसी के जो सीधे टीएनसी के, मैं पूरे बात कर रहा हूँ कि सारे नर्सिंग के बच्चे ये बुक्स फॉलो करते हैं, वही बुक्स आपने फॉलो की, अलग से कुछ नहीं किया। अलग से फॉलो किया तो वो है टीएनसी की स्ट्रेटजी, टीएनसी के साथ आपने टेस्ट और लगातार वीडियो एमसीक्यू, ये फॉलो आपने ये चीजें की थी, और उसी का परिणाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार इंटरव्यू है और बहुत ही जबरदस्त। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही एक एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे हैं। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, और वो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार चीज है। लास्ट में मैं आपसे एक पूछूंगा कि आप एक ऐसा गाइडेंस या ऐसा सजेशंस दीजिए कि सब बच्चे बोले कि यार हम भी टॉप 5 में आ जाएं और इतना अच्छा एक रैंक हासिल करें, तो एक बेस्ट सा गाइडेंस दीजिए, एक बेस्ट सा सजेशन दीजिए बच्चों को। सर मैं तो सबको वही बोलूंगी कि टीएससी की जो सीरीज है वो ही ले ले, उससे एमसीक्यू से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उससे एक्यूरेसी आएगी, और उसी से वही होगा कि नहीं, रैंकर्स आप बन ही जाओगे। बिल्कुल। एक बार उसको रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया। ओके सर, मैं सबको वही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप टीएनसी की जो सीरीज है वो परचेस करें, क्योंकि टीएनसी के जो एमसीक्यूज है वो डायरेक्ट पेपर में दिखते हैं वैसे। ओके, बहुत ही जबरदस्त सजेशन दिया है भैया। टीएनसी के साथ चलते रहे, टीएनसी के कॉम्बो प्लान आपने परचेज किया, उसके साथ साथ आप लगातार मेहनत करते रहे, और हर एक टीएनसी का क्वेश्चन, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो वीडियो एमसीक्यू बेच का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो, लगातार आप चलते रहे, और वही क्वेश्चंस जो कहाँ कहीं पे नहीं दिखते वो टीएनसी में दिखते हैं, और टीएनसी के जो में क्वेश्चन जो दिखते हैं वही एम्स में दिखते हैं। तो 101% रैंकर्स बनते ही बनते हैं। बहुत ही अच्छा आपने इंटरव्यू दिया,
बहुत ही सारी सारी आपने बातें बताई, बहुत ही अच्छे गाइडेंस बच्चों को दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमेशा अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं गुजरात का नाम, और जिस धरती पे आप जॉब कर रहे हैं उस धरती का नाम, यहां तक पहुंचाने में जितने भी साथियों ने आपका हेल्प किया है, जितने भी गुरुजनों ने आपको यहां तक इस मुकाम तक लेके आए, उन सभी गुरुजनों का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।